दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, समान अध्ययन पूर्वावलोकन की बुक है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व पेपर जो उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, राजस्थान, गुजरात, कहीं भी आप जाएंगे सब जगह आर्थिक सामाजिक विकास से यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे हम। तो आर्थिक विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, राष्ट्रीय आय, सतत आर्थिक विकास, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में सीमाओं को, राजकोषीय नीति एवं राजस्व आयोजना, मुद्रा एवं बैंकिंग। और भाग 2 में जो सामाजिक विकास है उसमें मानव विकास, रोजगार एवं कल्याण योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हैं। उसके बाद गरीबी, भाग सी में वैश्विक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और भाग डी में विविध, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं इसके अलावा। और ई में हम लोग जनसांख्यिकी कवर करेंगे, जिसमें जनसंख्या, भारत का नगरीकरण है, विश्व जनसंख्या और नगरीकरण। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास में हम लोग पहले देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। तो ये पहले इसका कुछ नोट्स दिया गया है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे, तो हम लोग को आने जो भी आगे क्वेश्चन मिलेगा उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अंग्रेजों से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। अंग्रेजों से पूर्व जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति थी वह ग्रामीण तथा अविकसित थी। गांव एक पृथक इकाई थी तथा व्यवसाय वंशानुगत था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में भी यह उन्नत था। भारत द्वारा उत्पादित रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते हैं। यहाँ संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोना चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता है, अतः इनका निर्यात किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में नील, अफीम व मसाले भी शामिल थे। इस प्रकार 17वीं व 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत प्रतिरूप में गतिमान रही। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का अर्थ होता है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी तथा इसकी आर्थिक गतिविधियां पर उनका सीधा नियंत्रण था। भारत पर 1757 से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी, अल्पविकसित, गतिहीन व सुस्त अर्थव्यवस्था थी। किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योग पर आधारित होता है। कृषि के लिए शक्ति, साख, परिवहन आदि चाहिए, तो उद्योग के लिए मशीनरी, विपणन सुविधा, परिवहन, संदेशवाहन आदि। कोई देश तेजी से विकास करना चाहता है तो इसे इस आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, शक्ति, कोयला, ईंधन, तेल, सौर ऊर्जा, वायु पर। दूसरा, परिवहन में, इसमें रेल, सड़क, पोत, वायु परिवहन आदि। संदेशवाहक में डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, बेतार, कतार आदि। चौथा में है बैंक, वित्त व बीमा। पांचवा, विज्ञान व तकनीकी। छठवां, कुछ सामाजिक मत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बातें को बढ़ाना पड़ेगा। स्वतंत्रता के समय उपरोक्त सभी आधारभूत ढांचे में कमी थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी। कृषि उत्पादन में कमी थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी, संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे, भारी एवं आधारभूत उद्योग नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, किंतु नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया। सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना रहा है। नियोजन काल में कृषि, उद्योग,
व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ। बढ़ता सार्वजनिक विकास व्यय, बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। भारतीय नियोजन अवधि में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ। नियोजन काल में कृषि उत्पादन बढ़ा। देखिए, जब नियोजन काल था पंचवर्षीय योजना का जब चल रहा था उस टाइम में देखिए कृषि उत्पादन बढ़ा था। आधारभूत उद्योगों की स्थापना हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय में कई उद्योगों की स्थापना हुआ। लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ, जिससे भारत का आयात कम हुआ और विदेशी निर्भरता में कमी आई। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्यों में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि को अधिकार दिलाना, बंधुआ प्रथा समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, शहरी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लागू करना तथा किसानों की ऋण मुक्त घोषणा आदि। उपयुक्त विकासोन्मुख तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत यद्यपि अपनी विकसित अर्थव्यवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा कारक नहीं है। पूंजी का संचयन एवं तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत क्रियाओं एवं गतिविधियों में श्रम विभाजन और तकनीकी विद एवं नौकरशाह। तो देखिए ये सब तो हैं। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञातव्य है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकी विद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर सकता है? यह लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो यह 2024 तक के लिए रखा गया था। 2024 चल भी रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 खंड 1 में पृष्ठ 231 पर लक्ष्य 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है। भारत में वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है या फिर पूछा गया है। देखिए ये 2020 में पूछा गया था और ये 2019 में पूछा गया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन 1 तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। और कारण है आर, NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान कराना है। ये तो सही लग रहा है आर। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर डी सही है, ए गलत है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया था, यह गलत है और आर सही है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन NIP का गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की
गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए करने का अनुमान है। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गलत है, किंतु आर सही है। यह 20-25 तक था, न कि 20 से 30 था। औद्योगिक कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना क्यों करती हैं? उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, इसलिए या कम लागत पर उत्पादकों और सेवाओं के प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, इसलिए, अथवा अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो रही है। ये सभी डी है, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। आइए व्याख्या देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्संरचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता क्या होती है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना। तो देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति निम्न आय अल्प विकसित की समान विशेषता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर ये भी है। निम्न आश्रितता अनुपात नहीं बल्कि उच्च आश्रितता अनुपात होगा। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्य शक्ति बल का होना ये भी गलत है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में कम से कम लोग हैं। जितना ज़्यादा तृतीय क्षेत्र में कार्य शक्ति बल बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में को प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। तो कूट 1 और 2 सही है, इसका आंसर ये सही। अल्प विकसित शब्द सामान्यतः उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, निम्न जीवन स्तर होता है, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर होती है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर होता है, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होता है। तृतीय क्षेत्र का नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, आय की विषमता आदि। ये सभी विशेषताएं जो है विकसित अर्थव्यवस्था की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था में दर्शाती है? कृषि मुख्य व्यवसाय है, प्रचंड बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन। तो देखिए इसमें कृषि की मुख्य विशेषता है, ये भी सही है। प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, भी सही है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये भी सही है। पर प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, यह गलत है, यह सही नहीं है। तो देखिए हमारा आंसर डी हो गया है। 1, 2 और 3 सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी निर्माण की निम्न दर, अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता तथा निरक्षरता। ये सभी अल्प विकसित अथवा विकासशील देशों की विशेषता हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है: एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में, एक विकसित अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था में वर्णित की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वह मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जहाँ पर अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में प्रभावित हो, ये गलत है। जहाँ कृषि और उद्योग दोनों समान महत्व दिया जाता है, ये भी गलत है।
जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी हुई भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी प्राइवेट सेक्टर अथवा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर दोनों विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जा सकता है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जा सकता है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर श्रम का आधिक्य है, श्रम अधिक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझता है कि भारतीय अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था? आय का असमान वितरण, ये तो समझा नहीं सकता। उच्च निर्भरता, आय का असमान वितरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। एक, 3 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये सभी गलत हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका व्याख्या। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि, जनसंख्या का भारी दबाव, गरीबी का अस्तित्व, कृषि पर निर्भरता, बेरोजगारी का अधिकता, तकनीकी कौशल की कमी, साक्षरता की निम्न दर, रूढ़िवादी या परंपरावादी समाज, विकास के लिए योजना बनाना, योजनाओं पर व्यय, राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर की भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी, परंतु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्पविकसित देश है। हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, ये सही है। उद्योग की प्रधानता, ये तो बिल्कुल नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी सही है। बृहद बेरोजगारी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का भी लक्षण, चूँकि भारत देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। तो अनार्थिक पूछा है तो यहाँ भी संसाधन, यहाँ भी संसाधन, यहाँ भी संसाधन और यहाँ दिया है व्यवहार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवहार जो है वो अनार्थिक तत्व है। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व देखिए कौन कौन से हैं, आर्थिक और अनार्थिक। जो आर्थिक तत्व हैं, प्राकृतिक संसाधन, श्रम, शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात। तो आर्थिक तत्व में है प्राकृतिक संसाधन, श्रम, शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी तथा नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात और संगठन, ये सभी आर्थिक तत्व हैं। अनार्थिक तत्व में सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक, ये सारे जो है कि अनार्थिक
अनार्थिक तत्व में शामिल है। आइए आगे देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए भाग नहीं है? आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है। तेल के क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार। तो यहाँ पर आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन अर्थात जनरेशन के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यायिक प्रणाली में सुधार। इसका आर्थिक सुधारों से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। उपयुक्त विकल्प, इसका व्याख्या जो है, उपयुक्त विकल्पों में न्यायिक प्रणाली सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित सेकेंड जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग हैं, अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर है। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो यह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का सुरक्षा करता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत राजनीतिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। विकल्प सी सही उत्तर है। राष्ट्रीय, अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय। तो हम लोग इसको अलग से दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी क्वेश्चन है और जो भी नोट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और किस किस टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे।